अगली बात अब सरकार की, क्योंकि सरकार भी कर्ज लेने जाएगी, हम जाएंगे तो सरकार भी जाएगी। सरकार के बजट पर इस बढ़ोतरी का क्या असर पड़ेगा? सरकार से शायद, और इस बढ़ोतरी में तेजी क्यों, देरी क्यों हुई, हमें याद होगा शुभम, हम लोगों ने जब इस साल का बजट आया था तब हमने ये डिस्कशन करके ये कहा था कि अब सब कुछ रिजर्व बैंक के ऊपर है, अब रिजर्व बैंक की बारी है। बजट फरवरी में आया था, फरवरी से लेकर मई के पहले हफ्ते तक, जबकि मार्च में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई थी और उसी के बाद लग रहा था कि रिजर्व बैंक लंबे समय तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक नहीं पाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी पिछली पॉलिसी अनाउंसमेंट में इस बात का संकेत भी दिया था, पर खुलकर ये नहीं कहा था। फरवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक का समय सरकार को रिजर्व बैंक ने समझाने में लगाया कि बस बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा सस्ता कर्ज देने की संभावना नहीं दिखाई देती। और आज रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुलकर कम से कम 4 या 5 बार कहा कि महंगाई महंगाई महंगाई, और महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए अब सरकार ने अपने बजट में महंगे कर्ज को फैक्टर इन करना शुरू कर दिया, और जब सरकार ने उस महंगे कर्ज को फैक्टर इन करना शुरू किया तब रिजर्व बैंक ने अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। और उसके बाद देखिए भारत की बॉन्ड यील्ड 7.36% पर पहुंच गई, जो कि शायद 2019 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। तो 10 साल का सरकार का बॉन्ड 7.36% पर है। अब यहां से सरकार के लिए बड़ी चुनौती शुरू होती है। रिजर्व बैंक गवर्नर इससे आधा सस्ते कर्ज की खिड़की खोले नहीं रख सकते थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए, यानी नॉर्थ ब्लॉक को अब या तो अपने खर्च घटाने होंगे या कर्ज का ब्याज दर चुकाने के लिए और ज्यादा कर्ज लेना होगा, क्योंकि भारत का कर्ज साइकिल बहुत ही खराब है। सरकारें घोर कर्ज में हैं, वो कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेती हैं, और इसीलिए जब हम सरकार के कर्ज के आंकड़े देखते हैं तो हमें नेट बोरोइंग और ग्रॉस बोरोइंग के आंकड़े दिखाई देते हैं। नेट बोरोइंग का मतलब होता है वो कर्ज जो कर्ज चुकाने के लिए दिया गया और वो कर्ज जो खर्च के लिए लिया गया, इसमें बीच में नेट बोरोइंग और ग्रॉस बोरोइंग का फर्क होता है। और यहां से भारत की राज्य सरकारों के लिए और गहरी समस्या शुभम शुरू होती है, क्योंकि जब 7.36 या 7.4% के ब्याज दर पर केंद्र सरकार को कर्ज देगा बॉन्ड मार्केट, तो राज्य सरकारों को किस ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। तो यहां से राजकोषीय प्रबंधन की चुनौती नॉर्थ ब्लॉक के लिए या राज्यों के वित्त मंत्रियों के लिए कठिन होने वाली है। टैक्स दरें बढ़ेंगी, चाहे वो परोक्ष रूप से बढ़े चाहे प्रत्यक्ष रूप से बढ़े। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं होगा, और भी जहां टैक्स बढ़ाने की संभावनाएं सरकार को दिखाई देंगी वो दिखेंगी। नहीं तो भारत, जब ये कर्ज दरों में बढ़ोतरी आ रही है, शुभ में ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी भारत को हिट कर रही है तब भारत में डेट और जीडीपी रेशियो 99% के आसपास पहुंच चुका है। हम भारत में पिछले कई दशकों के सबसे ऊंचे सरकारी कर्ज के स्तर पर जीडीपी के अनुपात में बैठे हुए हैं। तो यहां से कर्ज का लेवल अनसस्टेनेबल होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए, और उन्हें ऐसा कुछ करना होगा कि वो कर्ज की मांग सीमित रखें। और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा जिस पर हमें बराबर नजर रखनी होगी। और ये बढ़ोतरी वाकई इसलिए ज्यादा मायने रखती है क्योंकि 2018 के बाद पहली बार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की गई है। यानी बीते अगर 4-6 सालों में आपकी समझ कर्ज के प्रति, बैंकिंग के प्रति बढ़ी है, तो आपको शायद डबल डिजिट में होम लोन मिलना या कार लोन मिलना लग सकता है कि स्वाभाविक नहीं, लेकिन ऐसे भी दिन रहे हैं जब महंगाई बहुत चिंता हुआ करती थी और हम 12-14% पर भी होम लोन लोगों को लेते देखते थे। सर, महंगाई वाकई बहुत बड़ी चिंता, जैसे आपने जिक्र किया, आरबीआई गवर्नर ने कई बार उसका जिक्र किया और कई तरह से जिक्र किया। क्या महंगाई आने वाले दिनों में भी उनको लगता है आपको कि बड़ी चिंता बनी रहेगी? शुभम, मनी सेंट्रल के बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि मनी सेंट्रल में हम लोग लगातार महंगाई को लेकर इतनी चर्चा क्यों करते हैं, हम हर उस छोटी छोटी महंगाई को के अलग अलग हिस्से खोलकर आपके सामने क्यों लाते हैं। क्योंकि भारत क्या, दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, महंगाई सबसे बड़ी दुश्मन है, ग्रोथ की दुश्मन है, बचत की दुश्मन है, खपत की दुश्मन है, और सरकारों का पहला दायित्व होता है कि वो कीमतों को संतुलित रखें। आज रिजर्व बैंक गवर्नर का आधे से ज्यादा स्टेटमेंट महंगाई के सारे बड़े बड़े आयामों को बताता था। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसके कारण भारत की कोर इन्फ्लेशन जिद्दी हो चुकी है, इसे कम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने वो सारी महंगाई गिनाई कि गेहूं महंगा होने वाला है, उर्वरक महंगी हो चुकी है, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची रहने वाला है, दूध और बहुत सारी चीजें है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने शुभम इस पूरे प्रोसेस में कही, हम सब लोग कमोडिटी इन्फ्लेशन पर बात कर रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन के बारे में हम लोगों ने अपने किसी कार्यक्रम में संकेत दिया था। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि मार्च में फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर आ गया, यानी भारत में खाने पीने की चीजों की महंगाई और बढ़ने लगी है, जबकि ईंधन वाली बास्केट और धातुओं वाली बास्केट पहले से महंगाई में। और ये वो पैनिक है। रिजर्व बैंक गवर्नर के भाषण में एक किस्म का भय या एक किस्म की आशंका दिखती थी कि अब अगर कुछ नहीं किया गया,
अब भी अगर हम वहीं बैठे रहे तो ये महंगाई इस कदर बेहाथ हो जाएगी कि अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल होगा। और इसीलिए उन्होंने बाजार को सरप्राइज करते हुए 40 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। सांकेतिक रूप से ये बड़ी बढ़ोतरी है और इससे शेयर बाजार को काफी झटका लगा। करीब करीब बाजार करीब 2% से ज्यादा 2% से ज्यादा गिर गया। लेकिन अब यहां से रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी लेवल के ऊपर बाजार में महंगाई को संतुलित करने और बाजार में पूंजी खींचने की शुरुआत कर दी ताकि पैसा कम हो और कम चीजों को फेस करे, को चेज करे। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि इस महंगाई के बहुत सारे और भी आयाम हैं। इस बात के सप्लाई साइड आयाम है, पॉलिसी साइड आयाम है, टैक्स से जुड़े हुए डायमेंशन है, वो कैसे संभाले जाएंगे ये नहीं। लेकिन रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद महंगाई को आर्थिक चर्चाओं के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब गेंद अगर हम कहें उस बहुत चर्चित मुहावरे के तौर पर, तो अब गेंद वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक के पाले में है कि वो महंगाई को रोकने के लिए क्या करते हैं, उनके हाथ में कौन से ऐसे हथियार या प्रयास है जिससे कि लोग की महंगाई कम हो सके। क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपना मोर्चा महंगाई को लेकर खोल दिया है। ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं इसको, तो कर्ज महंगा करना। सर मेरे को अच्छे से याद है कि जब चर्चा शुरू, जैसे स्टेटमेंट शुरू हुआ था आरबीआई का, तो उस समय बाजार करीब 1% टूटा हुआ था, 1.11%। स्टेटमेंट खत्म होते होते ये 2.5% की गिरावट हो गई है। बैंक निफ्टी बहुत तेज से टूटा, सेंसेक्स निफ्टी बहुत तेजी से टूटे। बाजार ने ऐसा क्या सुन लिया जो अनुमान नहीं था या जो स्वाभाविक नहीं लगा बाजार को, और किस भय से ये बाजार बैठ गया? बाजार को पहली चीज तो ये कि बढ़ोतरी इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। बाजार तो आज फेड के शॉकर का इंतजार कर रहा था जो रात में आएगा। एक झटका शक्तिकांत दास ने दिया है और दूसरा झटका शायद जेरोम पावल रात तक देंगे बाजार को। तो बाजार ये मानकर चल रहा था कि फेड की तरफ से 25 से 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी आएगी। अचानक रिजर्व बैंक के गवर्नर की आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा आई और उसके बाद लोगों को पता चला कि नहीं, इससे पीछे तो आपातकालीन बैठक हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिन में और जो फैसला हुआ उसके बाद बाजार के लिए सरप्राइजिंग था। बाजार के लिए 2 चीजें सरप्राइजिंग थी। एक तो समय से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी आ जाना, जून के बजाय मई में आ जाना, और दूसरा अनुमान से ज्यादा आ जाना 40 बेसिस पॉइंट की। और उस पर करेला नीम चढ़ा कि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी हो जाना। तो एग्जैक्टली बाजार के सामने ये मैसेज है कि महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं और अब रिजर्व बैंक इकोनॉमी में ग्रोथ की चिंता छोड़कर महंगाई की आग को बुझाने में जुट गया है। और ये बाजार में निवेशकों की दृष्टि से एक निगेटिव फिनोमेना होता है कि जब केंद्रीय बैंक के सरकारें ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के बजाय महंगाई को कंट्रोल करने में इन्वेस्ट करती हैं तो इसका असर डिमांड और खपत पर दिखाई देता है मैक्रो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन एक और दिलचस्प चीज इसमें यह दिखाई देती है जिससे हमें बाजार में अगले 3-4 दिन में दिखाई देगा कि अगर भारत में ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो इसका असर हमें एफपीआई के सेंटिमेंट्स पर पॉजिटिव तौर पर समझ में आएगा। क्योंकि भारत में ब्याज दरें बढ़ने के बाद शायद जो विदेशी निवेशक हैं उनकी बिकवाली कुछ धीमी होगी, वो बाजार में वापस निवेश करना शुरू करेंगे। हालांकि कहना मुश्किल है, हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं क्योंकि उनके निवेश के पैमानों में और भी ज़्यादा फैसले हैं और भारत जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ा रहा है उसी तरह से बाकी दुनिया के देशों में भी ब्याज दरें बढ़ रही हैं। तो जो आर्बिट्राज है वो कितना बचेगा, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से कम विदेशी निवेशकों को यह संकेत दे दिया है कि ब्याज दरें बढ़ाने की रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर रिजर्व बैंक खड़ा हुआ नहीं है, वो भी इसके एक डिब्बे में सवार हो गया और अगर पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही तो हम भी उसके साथ हैं। इसका असर हमें शायद सेंटीमेंट पर दिखाई देगा, विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट पर आने वाले 2-3 दिनों में, 1 हफ्ते में। रुपए में थोड़ी मजबूती दिखाई दी जो विदेशी निवेशकों की दृष्टि से अच्छी खबर है। बिल्कुल। और कर्ज महंगा होना हमारे आपकी अगर ईएमआई बढ़ाता है तो सीधी सी बात है उन कंपनियों की भी तो ईएमआई बढ़ जाएगी जिनके ऊपर 1000 करोड़ों के कर्ज हैं। हमारा आपका कर्ज होम लोन, कार लोन कितना होगा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, लेकिन वहां तो गिनती 1000 करोड़ से शुरू होती है, 1200 करोड़, 1500 करोड़, तो उनकी ईएमआई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही चिंता है जो बाजार की कंपनियों को सताती है जो ज़्यादा कर्ज में दबी होती हैं।